Assalamualaikum dear students, this is फरमानुल्लाह खान. Today we are discussing third unit of ethics, that is ethical principle. तो आज के इस यूनिट में हम आपको जो बेसिक एथिक्स के प्रिंसिपल हैं वो बताएंगे. आपको एक बात बताता चलूँ, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल है. आप इसको ज़िंदगी भर आपने याद रखना होगा, इससे आपका पाला पड़ेगा हर जगह पे. और चूँकि एथिक्स का कोर्स जो है वो इंतहाई शार्ट है, तो ये प्रिंसिपल जितने मैं अभी बताऊँगा जो कि 7-8 प्रिंसिपल हैं, ये आपके पेपर में इससे 6 से लेकर 7 तक जो है इस वीडियो लेक्चर से आपके पास इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे आपके फाइनल में. तो ये थर्ड यूनिट के 2 पार्ट्स हमारे पास हैं. एथिकल प्रिंसिपल इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और एथिकल थ्योरीज जो है उसके लिए एक और वीडियो है जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से आप देख सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट एथिकल प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी रिफर टू द राइट टू मेक वंस ओन डिसीजन एंड चॉइस फ्री टू हार्म टू अदर. सही है कि ऑटोनॉमी हमारे पास क्या है. ऑटोनॉमी एक ऐसा प्रिंसिपल है एथिक्स का कि हर पर्सन की ये अपनी मर्जी होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है और कोई भी चॉइस जो है उसको सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि उसमें किसी और का नुकसान ना हो. इसे कहते हैं ऑटोनॉमी. नर्सिंग फील्ड में ये है कि हर पेशेंट ऑटोनोमस है. जो साइकाट्रिक पेशेंट ना हो, अगर वो मेंटली नॉर्मल पेशेंट है तो वो उसे ये ऑटोनॉमी हासिल है कि वो ट्रीटमेंट लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, मेडिकेशन लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, कोई प्रोसीजर अलाउ करता है, अपना केयर अलाउ करता है, तो ये उसकी ऑटोनॉमी होती है. तो ऑटोनॉमी के मैचिंग अल्फाज हमारे पास कौन से सिनोनिम जो हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट. ऑटोनॉमी में पर्सन सेल्फ गवर्नमेंट होता है, इंडिपेंडेंस होता है, उससे किसी और पे डिपेंड नहीं करता. वो जो है खुद से अपनी मर्जी से जो है जो कुछ करना चाहता है कर सकता है. उसके अपने रूल्स होते हैं, होम रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, हर चीज़ की उसे आज़ादी होती है. तो ये हमारे पास है ऑटोनॉमी. सेकेंड हमारे पास है इन्फॉर्म कंसेंट. इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? देखो, हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर अगर आप पेशेंट को देते हो तो उससे पहले आपने इन्फॉर्म कंसेंट उससे जो है फिल करना होगा, जिसमें ये लिखा होगा, जिसमें उस पर्सन आपको इजाज़त देगा वो पेशेंट के मेरी जो भी ट्रीटमेंट होगी, जो भी केयर होगी, मैं डॉक्टर्स, नर्सिस, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको अलाउ करता हूँ कि वो मेरी जो है ये प्रोसीजर कर ले. तो इसमें एक जो है इजाज़तनामा कहते हैं कि आप वो पेशेंट से इजाज़तनामा लेते हैं. यही इन्फॉर्म कंसेंट हम रिसर्च वगैरह में भी यूज़ करते हैं कि जब हम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं तो तब भी हम जो है इन्फॉर्म कंसेंट उनसे पहले फिल करवाते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि ये जो है जो कुछ हो रहा है तो इसका फ़ायदा है, नुकसान है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. Informed consent is an agreement by a client to accept a course of treatment, procedure or research after being provided complete information including benefits and risk. तो ये कहें कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो हम पेशेंट से लेते हैं ताकि उसे पता हो कि उसका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा, प्रोसीजर जो भी चीज़ हो रही है तो वो आपको उसके लिए अलाउ करे, या हम ये रिसर्च के दौरान जब लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनसे भी लेता है. तो क्या होता है कि इसमें आपने जो भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसके बेनिफिट और रिस्क वगैरह जो है आप उसको पर्सन को पहले से इन्फॉर्म करेंगे. obtaining informed consent is the responsibility of the person performing the procedure or research. तो जो शख्स ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है या जो शख्स जो है ये हमारे पास रिसर्च परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जिससे डेटा ले, जिसकी केयर करे, जिसको ट्रीटमेंट दे, जिस पर प्रोसीजर करे, उसको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और वो उसको इजाज़त दे कि हाँ आप अलाउ हैं, आप मुझसे डेटा भी ले सकते हैं या आप मुझ पे ये प्रोसीजर कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट. हमारे पास इन्फॉर्म कंसेंट के 2 मेन टाइप्स हैं. एमसीक्यूज के लिए इसे याद रख ले, एक एक्सप्रेस्ड कंसेंट होता है, एक इम्प्लाइड कंसेंट होते हैं. एक्सप्रेस्ड कंसेंट ये ऐसे होते हैं कि मे आइदर बी ओरल आर रिटन. इसमें ऐसा होते हैं कि या ओरली वो आपको कह दे कि हाँ मेरा ये प्रोसीजर कर ले, हाँ मेरी ये सर्जरी कर ले, हाँ मेरी ये इस टाइप की ट्रीटमेंट कर ले, या कोई लिख कर दे देता है, साइन कर लेते हैं कि हाँ मैं आपको इजाज़त देता हूँ आप
आप ये काम मुझ पे करवा सकते हैं। रिटन कंसेंट इज प्रेफर्ड इफ देयर आर ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रोसीजर। और जब हमारे पास किसी भी प्रोसीजर का जो है रिस्क ज़्यादा होते हैं तब आपने रिटन कंसेंट लेना होगा। और रिटन इन्फॉर्म कंसेंट ये इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि रिटन जो है वो एक सॉलिड प्रूफ होते हैं और रिटन इन्फॉर्म कंसेंट जो है आपको फिर फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाता है कि अगर प्रोसीजर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो जो है आपके पास जब रिटन इन्फॉर्म कंसेंट होगा तो आप जो है उस इशू या उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। implied consent, दूसरा हमारे पास implied consent है that exist when the client non-verbal behavior indicate agreement। ये हमारे पास तब होते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो वर्बली कुछ नहीं कह सकता और इशारों के साथ आपको जो है अलाउ कर ले एक चीज़ के लिए, आपके साथ एग्री हो जाए तो फिर वो हमारे पास क्या है, वो इम्प्लाइड कंसेंट है। मीन्स अगर किसी पर्सन का मिसाल के तौर पे ईयरवे वगैरह उसमें लगा हुआ है या ऐसे कंडीशन में कि वो बोल नहीं सकता और आप किसी प्रोसीजर का उसे कह देते हैं और आप वो आपको आंखों से या सर हिलाकर आपको इशारा कर लेता है तो ये हमारे पास फिर क्या है, इम्प्लाइड कंसेंट। तो एलिमेंट ऑफ कंसेंट, कंसेंट फॉर्म के हमारे पास 4 बेसिक एलिमेंट्स कौन से जो कि इन्फॉर्म कंसेंट के दौरान हमने याद रखने होंगे। द कंसेंट मस्ट बी गिवन वॉलंटियरली, कि कंसेंट फॉर्म जो आप जो है फिल करते हैं तो वो वॉलंटियरली, ऐसा ना हो कि आप किसी पे ज़बरदस्ती वो फॉर्म फिल कर ले तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो वॉलंटियरली अगर वो आपको परमिशन दे तो तब आप इन्फॉर्म कंसेंट जो वो उससे फिल कर सकते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा हमारे पास एलिमेंट है द कंसेंट मस्ट बी गिवन बाय अ क्लाइंट पार्टिसिपेंट विद द कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड। क्या इसमें ऐसा लिखे हैं कि आपको इन्फॉर्म कंसेंट जो है या तो क्लाइंट देगा या क्लाइंट के साथ जो अटेंडेंस आई हुई है वो देंगे या कोई पार्टिसिपेंट, सॉरी क्लाइंट या पार्टिसिपेंट, क्लाइंट अगर कोई हॉस्पिटल में आप है या कोई रिसर्च वगैरह वहाँ पे पार्टिसिपेंट है तो अगर वो आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं तो तब वो आप उससे लेंगे कि वो उन्हें कैपेसिटी हो, वो इस काबिल हो कि आपको इन्फॉर्म कंसेंट दे सके या वो उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, जो प्रोसीजर आप कराते हैं तो इसका उसको पहले से पता होना चाहिए। The consent must be specific to the procedure and person, और जो इन्फॉर्म कंसेंट आप लेते हैं तो वो स्पेसिफिक उस पर्सन या प्रोसीजर के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर की अगर आप बातें करते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वो टू दी पॉइंट स्पेसिफिक होगा उस पर्सन के लिए और उस प्रोसीजर के लिए जो आप करने जा रहे हैं। द क्लाइंट पार्टिसिपेंट मस्ट बी गिवन इनफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट एंड पॉसिबल रिस्क। और जब आप किसी क्लाइंट या पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं तो उस टाइम क्या होगा, आप उसको इतने इनफ इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो प्रोसीजर जो आप करने जा रहे हैं उसके बारे में A to Z उस पर्सन को पता हो। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट थे जो कि इन्फॉर्म कंसेंट के टाइम आप लेने होंगे। तो अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट का हम क्यों लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट रिफ्लेक्ट द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ पेशेंट पार्टिसिपेंट ऑटोनॉमी। देखो एक तो अब जब आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं तो इसमें एक एथिकल प्रिंसिपल को आप फॉलो कर लेते हैं जो कि ऑटोनॉमी है, कि एक इन्फॉर्म कंसेंट आपने ले लिया, पर्सन को पता चल गया कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसके बाद जब वो आपको इन्फॉर्म कंसेंट दे देता है तो क्या होते हैं, तो ये इसके लिए जो है वो एथिकल प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो जाता है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस। क्या इसमें हमारे पास 2 प्रिंसिपल, इसमें एक और 2 प्रिंसिपल जो है वो भी फॉलो हो जाते हैं। बेनिफिसेंस वो एथिकल प्रिंसिपल है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हम जो भी प्रोसीजर करें उसमें उस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ फायदा हो, कि जो भी प्रोसीजर करे ऐसा प्रोसीजर हो कि उसमें उस पर्सन का फायदा हो। दूसरा हमारे पास नॉन बेनिफिसेंस है, तो नॉन बेनिफिसेंस हमारे पास वो जो कोई प्रोसीजर कि उसमें कम से कम नुकसान हो, ये भी हमारे पास एक एथिकल प्रिंसिपल है जो कि आगे आ रहा है। तो इन दोनों का भी उस पर्सन को पता चल जाता है। इट सेव बोथ हेल्थ केयर मेंबर्स, रिसर्चर एंड पेशेंट participant legally in exceptional circumstances. Medical treatment must not be administered without obtaining patient valid consent. अच्छा, ये
दोनों के लिए जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो रिसर्चर है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम बनती है तो आपके पास जो है प्रूफ होता है कि हाँ इस पर्सन ने जो है उसने मुझे अलाउ किया था ये प्रोसीजर करने के लिए। और कहा है कि जो हमारे पास हॉस्पिटल प्रोसीजर होते हैं उसमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना इंतहाई ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन रिसर्च परफॉर्म विदाउट कंसेंट कॉन्स्टिट्यूट बेट्रे। ये एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको याद रख लीजिए, एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी हमारे पास रिसर्च वगैरह करते हैं और उसमें हमने पर्सन से इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया तो ये इंतहाई इलीगल और अनइथिकल हमारे पास है। अब इसके बाद है पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म किसे कहते हैं? एम्प्लाइज वेल एट intended action of kind decision making, leadership, protection and discipline, decision making on behalf of the patient without their full consent or knowledge। देखो हमारे पास अगर पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको इन्फॉर्म कंसेंट दे या उसके पास कोई नॉलेज वगैरह इतनी नहीं है और आप उसके बिहाफ पे कोई एक्शन लेते हैं, आप उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेते हैं, तो इसको कहते हैं पैटर्नलिज्म। प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्ट other autonomy to protect that person from pursued anticipated harm but also promoting good in positive way। क्या है कि हमारे पास ऐसा होता है कि अगर साइकाट्रिक पेशेंट है या अनकॉन्शियस पेशेंट है ऐसे कि वो आपको खुद कंसेंट फॉर्म नहीं दे सकते, तो ऐसे पेशेंट को जो है आप उसकी ऑटोनॉमी जो है इस कंडीशन में कम हो जाती है और उसके मुताबिक जो है आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि उसमें फ़ायदा हो, नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद एक और हमारे पास प्रिंसिपल है एथिक्स का, वो है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस दिस प्रिंसिपल मीन्स डू और promote good, प्रिवेंट हार्म, रिमूव ईवल और हार्म। बेनिफिसेंस का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोसीजर करें, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो हॉस्पिटल वगैरह में हो, वो ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि उसमें उस पर्सन के लिए मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसके लिए जो है नुकसान कोई ना हो। नर्सिस नीड टू असिस्ट क्लाइंट इन मीटिंग ऑल देयर नीड्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। क्या होगा कि ये नर्सिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो पेशेंट की नीड जो उसके फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल या सोशल नीड, वो उसके पूरी करे और ऐसी तरीके से पूरी करे कि उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। इंटरनेशनल जो हमारे पास नर्सिंग का वो है, तो वो क्या करता है? ICN। ICN क्या कहता है कि द नर्स टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू safeguard individual, family, community when their care is endangered by a co-worker or any other person। कहते हैं कि हमारे पास जो है ICN जो है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास नर्सिंग काउंसिल है, इंटरनेशनल जो हमारे पास कम्युनिटी नर्सिंग है, वो क्या कहती हैं कि वो हमारे पास ये कहती हैं कि हमने ऐसा ट्रीटमेंट पार्टिसिपेंट को देना होगा कि कोई भी एक्शन जो है उसके ऐसा एक्शन हम परफॉर्म करें कि उस पर्सन के लिए, कम्युनिटी के लिए और फैमिली के लिए हेल्पफुल हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो, उसमें उसके लिए कोई भी नुकसान ना हो। नॉन बेनिफिसेंस क्या है कि नॉन बेनिफिसेंस लिटरली मीन्स टू डू नो हार्म। इसका मकसद मतलब ये है कि किसी पर्सन को कोई भी नुकसान न पहुंचे। ये एथिकल प्रिंसिपल, ये आप एमसीक्यूज के लिए जितने भी एथिकल प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख ले। तो नॉन बेनिफिसेंस में हमारे पास होता है कि हमारे पास कम से कम उस पर्सन को जो है नुकसान हो। मेक श्योर दैट द प्रोसीजर डज नॉट हार्म द पेशेंट। हम कोई भी प्रोसीजर करें, हमें पता होना चाहिए, हम श्योर होने चाहिए कि इसमें इस पर्सन के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं है। नॉन बेनिफिसेंस ऑब्लिगेशन नॉट टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन अदर। ये क्या करते हैं? ये हमें ये वो देता है कि हमने जो है क्या करना है कि हम ऐसा जो है केयर या ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करें कि उस पर्सन को 100% जो है फ़ायदा हो, नुकसान उस पर्सन को ना हो। अगर नुकसान हो तो सबसे कम से कम नुकसान हो। अब यहाँ पे हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है कि नॉन बेनिफिसेंस और बेनिफिसेंस में कौन क्या डिफ्रेंसिएशन है कि नॉन बेनिफिसेंस लिटरली डूइंग नो हार्म। नॉन बेनिफिसेंस जो लिटरली उसका मतलब है, उसका क्या मतलब है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। मेक श्योर दैट द प्रोसीजर डज नॉट हार्म द पेशेंट। और बेनिफिसेंस में क्या है
कि हमारे पास बेनिफिशिएंट लिटरली मीनिंग बीइंग चैरिटेबल आर डूइंग गुड, आप अच्छा काम करें, आप बेनिफिशियल काम करें, वेयर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड एक्ट इन अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, द प्रोसीजर बी प्रोवाइडेड विद द इंटेंट ऑफ डूइंग गुड टू द पेशेंट। ये प्रोसीजर इस कंडीशन में हमने जो है वो करने होंगे ताकि उस पर्सन को जो है फायदा हो। जस्टिस अकॉर्डिंग टू सेलमन, जस्टिस मीन्स प्रोवाइड एवरीवन हिज शेयर। सेलमन क्या कहता है? सेलमन जो हमारे पास वो एथिकल वो हैं, तो वो हमें ये पे कह रहा है कि जस्टिस का मतलब ये है कि हर इंसान का जो हिस्सा हो, जो उसका हक हो, आप उसको वो हक प्रोवाइड करें। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस इज अक्वालिटी। इन सिंपल वर्ड, द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी हॉनेस्टली एंड नॉट टू इंटरफेयर इन अदर एक्शन। इसका मतलब ये है कि आप जस्टिस इसे कहते हैं, ये हमारे पास इक्वालिटी है कि आप अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएं, आप अपनी ड्यूटी फुली कर ले और किसी और की ड्यूटी या किसी और के काम में जो है आप पाँव ना अड़ाए। तो ये हमारे पास है क्या है? जस्टिस है। सो जस्टिस इज कंसर्न विद ह्यूमन वेलफेयर, और ये फिर हमारे पास ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जस्टिस उन्हें मिलेगा तो वो हमारे पास जो है वो हैप्पीनेस और जो है प्रॉस्पेरिटी वगैरह, और वो जस्टिस माशरे में होता है, या जस्टिस हम हॉस्पिटल वगैरह या किसी को हैंडलिंग के दौरान वो करते हैं, तो ये इसके जो है ये इथिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब लिबर्टी एंड जस्टिस में फ़र्क क्या है? लिबर्टी इज द फर्स्ट नीड ऑफ जस्टिस। Every ruler who take the civil liberties is considered unjust ruler. We cannot even think of one without the other। देखो जस्टिस और लिबर्टी में रिलेशन है क्या? जस्टिस तो हमें पता है कि हमने इंसाफ से काम लेना होगा। लिबर्टी ये है कि सियासी जो है हर इंसान को सियासी खुद मुख्तियारी हासिल है कि वो जो कुछ करना चाहे, जैसे करना चाहे, एक इलाके में एक जगह पे वो कर सकता है, लेकिन वो ऐसा होगा कि वो उस और लोगों के लिए फ़ायदे का होगा। तो ये हमारे पास जस्टिस है। तो कोई भी रूलर, कोई भी रहनुमा अगर किसी जो है किसी शख्स को जो है लिबर्टी नहीं देता, उसको कोई सिविल माशी इख्तियार नहीं देता, जो सोशल इख्तियार उसे नहीं देता, फिर क्या प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो फिर अच्छा और अच्छा नहीं माना जाता, वो अनजस्टिस रूलर कहलाता है। पर्पस ऑफ बोथ इज कॉमन। तो जस्टिस और लिबर्टी दोनों का पर्पस एक है कि उसमें भी इंसाफ देते हैं, लिबर्टी में भी एक टाइप का इंसाफ है। लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ जस्टिस बट एब्सोल्यूट फ्रीडम इज अगेंस्ट जस्टिस। देखो लिबर्टी में क्या है कि हम पर्सन को फ्रीडम दे देते हैं कि ये आपका मुआशा है, ये आपका जो है रहन इलाका है, आप इसमें जो कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल आज़ादी भी हमारे पास अनजस्टिस में आता है, क्योंकि अगर एक शख्स को हम फुली फ्रीडम दे दे तो वो किसी और को फिर जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा हमारे पास फुली लिबर्टी जो है वो भी जस्टिस में फिर अगेंस्ट जस्टिस हमारे पास आ जाती है। तो दोनों हमने एक ख़ास तरीके से देने होंगे। तो ये हमारे पास इथिकल प्रिंसिपल थे। इथिकल थ्योरीज का एक और लेक्चर है जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। ओके, थैंक यू।